हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। तो मैं शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो चैप्टर सेकेंड है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा फोर्स। व्हाट इज फोर्स? द पुल एंड पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको मूव करा सकता है फोर्स। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट रहेगा उसको फोर्स स्टॉप करा सकता है। और थर्ड वन इज द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब मूविंग कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट होगी उसको फोर्स के इस फोर्स अप्लाई करके हम उसको स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। किसी भी एक मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट को फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। शेप और साइज भी चेंज कर सकता है अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? फर्स्ट हम जान लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब इफ एनी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। मतलब कि कोई भी फोर्स, जितने भी फोर्स एक्ट होंगे या किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे, उसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो द फोर्स आर अप्लाइड कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जो भी फोर्स लगा होगा वो बैलेंस फोर्स में आ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट, कोई भी रिजल्टेंट होगा फॉर ऑल द फोर्स एक्टिंग, मतलब इसमें भी सभी फोर्स एक्ट होंगे ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट या थिंग्स पे कोई भी फोर्स, ऑल फोर्स अप्लाइड होंगे, फिर जो भी उसका जो रिजल्टेंट आएगा नॉट जीरो। क्या आएगा? नॉट जीरो। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस? तो द बॉडी ऑफ एट रेस्ट, a body at rest will remaining at rest, and a body is moving will continue in moving in a straight line with a uniform speed unless it is completed by an external force to change its state of rest or uniform motion। फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी एक बॉडी एट रेस्ट में हो या रिमेन्स विल बी रिमेन्स एट रेस्ट, या बॉडी इन मोशन विथ कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस इट इज़ कंप्लीटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है या रेस्ट में हो तो अगर हमें उस पर कोई भी अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर लगाते तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा? चेंज इन स्टेट और यूनिफॉर्म मोशंस। स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट में चेंज हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज हो सकता है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं द टेंडेंसी ऑफ बॉडी अपोज और रेजिस्टेंस ऑफ एनी इट्स स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी एक बॉडी है उसे अपोज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं एनी चेंजेस इन स्टेट और रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को कहते हैं इनर्शिया की। कोई भी उसको अपोज करेंगे, कोई भी एक बॉडी उसको अपोज करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब रोकेंगे एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट, कोई भी चेंज ना हो स्टेट और रेस्ट में, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसका इनर्शिया। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जो भी चेंजेस ना हो। इनर्शिया कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इनर्शिया थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होता है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द एनी चेंज इन स्टेट ऑफ इन रेस्ट, इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी एक बॉडी होगी उसको अपोज करेगी चेंज ना हो, एनी चेंज इन स्टेट इन रेस्ट, मतलब कि चेंज ना हो इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में जब होता है तब नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंजेस इन स्टेट इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन डायरेक्शन, कि अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा? डायरेक्शन में चेंज ना हो, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास के इक्वल होता है। मास एंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी होगा ऑफ द बॉडी, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट का इक्वल होता है। और इसे हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है।
तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। अब बात करेंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है तो द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शंस। ठीक है, अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड फोर्स का जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी को कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन अ वेक्टर फॉर्म। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके फॉर्म में है? वेक्टर्स फॉर्म में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मोमेंटम में चेंज, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू, मतलब मास वेलोसिटी माइनस मास इनिशियल, अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन टू ए। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। एवरी एक्शंस देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए, टू एवरी एक्शन, कोई भी अगर हम एक्शन करेंगे तो उसके देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमें इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शंस मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कि टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, उसके इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इधर से, ठीक है, अगर ये दोनों आके बीच में यहाँ पे कोलाइड कर लिए, एक दूसरे से कोलाइड कर लिए, तो जितना मोमेंटम इसका इधर होगा उतना मोमेंटम इसका भी होगा आफ्टर कोलिजन। मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज कम हियर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कम हियर, तो इसका कोलिजन का जो भी टोटल कोलिजन होगा दोनों सेम ही होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि इसका जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।